मैं तो पीत तुम सजाओगे, पीत तुम सजाओगे। ओ तुम गए हो क्यों, रात बाकी है दर्द तुम गए हो क्यों, रात बाकी है दर्द तुम गए एहसास में कोई बात बाकी है। अरे यार ये थोड़ा सा झमेला लग रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब ठीक, सब बढ़िया, सब चंगा। थोड़ा सा कैमरा में कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है, मैं दो दो बार दिख रहा हूँ। व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग? यस, अब सही दिख रहा है शायद, है ना? चलो, आज जेआईजीएल का चौथा चैप्टर का रिवीजन। कितवे चैप्टर का रिवीजन बेटा? चौथे चैप्टर का रिवीजन चालू करेंगे आज से अपन। कितवे चैप्टर का रिवीजन बेटा? चौथे चैप्टर का रिवीजन, है ना? तो जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन, मेरे साथ में सब जन मॉड्यूल खोल लो। जितने भी सारी चीजें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है चैप्टर की, सारी चीजें मैं तुम सबके लिए लेके आ रहा हूँ। इनफैक्ट सभी चीजें जो पेपर में बन सकती है, मॉड्यूल में है, सब कुछ यहाँ से पढ़ेंगे और तुम्हारे पेपर में तुमको नजर आएगा। ठीक है, चल। तो आई होप सो तुमने सबने मॉड्यूल खोल लिया है प्रॉपर तरीके से। सब जन मेरे साथ में आ चुके हैं लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन पे। ओके, कलर मार दिया मैंने इसको, गजब वाला, है ना? इंस्टीट्यूट को कलर मार रही नहीं, अपन ही कलर मार लेते चीजों को, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ, पहले तो चैप्टर समझ लेते हैं। चैप्टर है क्या? लिमिटेशन। लिमिटेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा, थोड़ा समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदे की केस हुई है, मतलब तुम लोगों को किसी के खिलाफ केस फाइल करनी, क्या फाइल करनी है बेटा? केस फाइल करनी है। तो मुझे बताओ, जब से कॉज ऑफ एक्शन हुआ था, जब से क्या हुआ था? कॉज ऑफ एक्शन। व्हाट इज कॉज ऑफ एक्शन? जब से तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ था, उस दिन को बोला जाता है बेटा कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है? जैसा तुम्हारे किसी के कान पट्टे से काट दी थी किसी ने, क्या से काट दी थी बेटा? कान पट्टे से काट दी थी। तो मुझे बताओ, आज अगर तुम्हारे कान पट्टे से काटी है, कब से काटी बेटा? आज। तो कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ है? आज हुआ है। कब हुआ है बेटा? आज हुआ है। तो तुमने केस भी क्या बहुत ही जल्द फाइल करनी चाहिए कोर्ट में, है ना? बहुत ही जल्द तुमने कहा क्या फाइल करनी चाहिए बेटा? केस फाइल करनी चाहिए। क्योंकि अपने सबको पता है कि कोर्ट में जितना तुम लोग डिले करोगे केस फाइल करने के लिए, उतना तुम लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी, है ना? क्योंकि जितने एविडेंसेस रहेंगे वो गायब हो जाएंगे। जितने एविडेंसेस रहेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? गायब हो जाएंगे। तो इसलिए लिमिटेशन डाला गया। लिमिटेशन मतलब व्हाट? कि कोर्ट में केस फाइल करने के लिए तुम्हारे पास कितना पीरियड ऑफ टाइम है कॉज ऑफ एक्शन होने के बाद। कॉज ऑफ एक्शन मतलब तुम्हारे साथ क्राइम होने के बाद में कितने पीरियड ऑफ टाइम में तुम लोग केस फाइल कर सकते हो। इज अ लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन। ठीक है, चालू करेंगे बेटा। सबको हेडिंग समझ में आ गई है? और सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं बार ऑफ लिमिटेशन पे। काय पे आते हैं बेटा? बार ऑफ लिमिटेशन। ठीक है, अच्छा, बार मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन। बार मतलब क्या होता है बेटा? रिस्ट्रिक्शन। तो केस फाइल करने के लिए, कोर्ट में केस फाइल करने के लिए क्या टाइम पीरियड दिया गया है? यस। अच्छा, जितना भी टाइम, कैसा भी टाइम, तुमको केस अगर फाइल करनी है कोर्ट में, तो तुम्हारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया गया वो लगाया गया सेक्शन नंबर 3 में। कौन सा सेक्शन में बेटा? सेक्शन नंबर 3 में। चाहे तुमको सूट फाइल करना हो, अपील फाइल करनी हो, या फिर एप्लीकेशन फाइल करना हो। क्या क्या फाइल करना हो? सूट, अपील और एप्लीकेशन। तीनों के ऊपर क्या लगा के रखा है बेटा? लिमिटेशन। ठीक है, कौन से सेक्शन के अनुसार?
3 के अनुसार। अगर जितना टाइम पीरियड तुमको दिया गया है, ठीक है, जितना टाइम पीरियड तुमको केस फाइल करने के लिए दिया गया है, उतने पीरियड ऑफ टाइम में तुम लोग केस फाइल करते नहीं हो, तो वो केस में कोर्ट तुम्हारी एप्लीकेशन, सूट और अपील को लेने वाला नहीं है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? तो टाइम पीरियड बियॉन्ड हो गया, बियॉन्ड मतलब टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो कोर्ट तुम्हारी केस लेने वाला नहीं है। इसलिए ही सेक्शन 3 को मैंडेटरी किया गया है। इसलिए सेक्शन 3 को क्या किया है बेटा? मैंडेटरी किया है। मैंडेटरी मतलब क्या? कंपल्सरी किया है, सबको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में पीरियड ऑफ लिमिटेशन कौन डिसाइड करेगा? पीरियड ऑफ लिमिटेशन कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारी केस लेनी है कि नहीं लेनी है, कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा बेटा? कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा, अब तुम्हारी केस कितने दिनों के अंदर लेनी, ये भी डिसाइड करना जरूरी है। तो जब से तुमने प्लेंट फाइल किया है, प्लेंट मतलब ही क्या? कोर्ट में तुमने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए कि भाई ये केस से रिलेटेड मुझे केस फाइल करने की है, कहाँ पे? कोर्ट ऑफ लॉ में। उस दिन से तुम्हारे टाइम पीरियड जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? चालू हो जाएगा। क्लियर है? साथ में पूरा का पूरा लिमिटेशन है सेक्शन नंबर 3 के ऊपर डिपेंडेंट। जितनी भी सारी चीजें अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो सारी चीजें कौन से सेक्शन में बताई गई है? 3 में। ठीक है, बट सेक्शन 3 कोर्ट की पावर को छीन नहीं सकता, डिप्रीव कर नहीं सकता। डिप्रीव मतलब किसकी पावर को छीनना? कोर्ट की पावर को छीनने का अधिकार सेक्शन 3 के पास में नहीं है। कोर्ट जो भी डिसीजन देगा लिमिटेशन एक्ट के बारे में, उसको वैलिड माना जाएगा। कोर्ट जो भी डिसीजन देगा तुम्हारे केस के बारे में, तुम्हारे लिमिटेशन पीरियड के बारे में, उसको वैलिड माना जाएगा। पूरा पॉइंट क्लियर है बेटा? एक बार पूरी कहानी बताऊंगे सब जन एवरीवन। बार ऑफ लिमिटेशन, इट कम्स अंडर सेक्शन नंबर 3। इट इज एप्लीकेबल टू सूट, अपील और एप्लीकेशन। अगर तुम्हारा टाइम पीरियड था, उतने पीरियड ऑफ टाइम में तुमने केस फाइल करी हुई नहीं है, तो तुम्हारी केस ली नहीं जाएंगी। सेक्शन 3 कैसा किया हुआ है? मैंडेटरी किया हुआ। कौन डिसाइड करेगा कितने पीरियड ऑफ टाइम में तुमने केस लेनी है कि नहीं? कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन से दिन से गिना जाएगा? जिस दिन पे तुमने प्लेन फाइल किया उस दिन से गिना जाएगा। सेक्शन 3 के ऊपर पूरा का पूरा लिमिटेशन है क्या है बेटा? डिपेंडेंट है, बट किसकी पावर को ये छीन नहीं सकता है? कोर्ट की पावर को ये छीन नहीं सकता है। कोर्ट की पावर कैसी मानी जाएंगी? वैलिड मानी जाएंगी। ये सेक्शन 3 सबको क्लियर है? क्लियर है? यस सर क्लियर है बेटा। रोक लो वीडियो को और मेरे साथ में लिख लो, है ना? फटाफट से सब जन लिखेंगे। देखो पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है, आ चुका है एक दो बार, तो वेरी आईएमपी की नोट में जाता है ना? तो ये हो गया पहला, बार ऑफ लिमिटेशन। अच्छा, तो सर एक बात बताओ, आपने अभी अभी बताया कि अगर हमने जो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम बताया गया है ना, क्या फाइल करने के लिए? केस फाइल करने, उतने पीरियड ऑफ टाइम में हमने केस फाइल नहीं करी सपोज इन कुछ हो गया, कुछ कारणवश हम लोग जो है वो केस फाइल नहीं कर पाए, तो क्या हम लोग जिंदगी भर केस फाइल ही नहीं कर पाएंगे? नहीं नहीं, लिमिटेशन एक्ट बोलता है रुको जरा, सब्र करो। लिमिटेशन एक्ट बोलता है कि हाँ ना, ठीक है तुमसे गलती हुई, हम तुमको एक्सटेंशन देंगे बबुआ। हम तुमको क्या देंगे? एक्सटेंशन देंगे। अगर तुम्हारे पास कैसा कॉज है? सफिशिएंट कॉज है, मतलब तुम्हारे पास रीजन है। क्या है बेटा? रीजन है कि ये टाइम पीरियड में हम लोग केस फाइल नहीं कर पाए, ये रीजन की वजह से, और वो रीजन वैलिड भी है। वो रीजन कैसा है? वैलिड भी है। तो कोर्ट तुमको क्या एक्सटेंशन देगा? यस, क्या देगा बेटा? एक्सटेंशन देगा। अच्छा, इसके भी पॉइंट्स मैंने बना लिए। तो देखो, जो एक्सटेंशन अपने को मिलता है टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में, जो टाइम पीरियड अपने को मिलता है केस फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए और एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, वो दिया गया है सेक्शन नंबर 5 में। वो दिया गया कौन से सेक्शन में बेटा? सेक्शन नंबर 5। अगर टाइम एक्स्ट्रा चाहिए तो तुम्हारे पास सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। कैसा कॉज होना चाहिए बेटा? सफिशिएंट कॉज होना चाहिए। टाइम पीरियड एक्स्ट्रा चाहिए, कैसा कॉज? सफिशिएंट कॉज। सेक्शन 5 दोनों के साथ डील करता है, अपील और एप्लीकेशन। अपील और एप्लीकेशन
दोनों के केस में अपने को क्या मिलेगा बेटा, एक्सटेंशन मिलेगा, बट ऑर्डर नंबर 21 ऑफ सीपीसी में एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। ऑर्डर नंबर 21 ऑफ सीपीसी में एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है। अब अगर तुम्हारे पास है सफिशिएंट कॉज, तो एक्सपायरी ऑफ द टाइम भले ही हो गया, फिर भी तुम्हारा केस जो है वो लिया जाएगा, फिर भी तुम्हारा केस जो है वो लिया जाएगा। साथ में अगर तुमने ऑलरेडी केस फाइल कर दी थी, अगर तुमने क्या फाइल करी थी बेटा, केस फाइल कर दी थी, किसके पास, हाई कोर्ट के पास, और तुम्हारे पास है कैसा कॉज, सफिशिएंट कॉज, तो वो केस में हाई कोर्ट ने अगर ऑर्डर देते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त या जजमेंट देते वक्त क्या कर दिया तुमको, मिसलीड कर दिया, तो उसको भी सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। तो अगर हाईकोर्ट की गलती है तो तुम लोग कुछ उपट पाओगे क्या, नहीं, तुम्हारी कुछ गलती है क्या, नहीं है, तो वो केस में भी तुम्हारे को सफिशिएंट कॉज मिलेगा। ठीक है। मतलब ही तुम लोग टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो। ठीक है। अब देखो ऊपर अपन ने देखा था कि ऑर्डर नंबर 21 को ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ कौन से ऑर्डर को बेटा, ऑर्डर नंबर 21। ऑर्डर नंबर 21 ये बोलता है कि ये जो ऑर्डर है वो टाइम बार्ड केसेस के साथ डील करता है। कैसे केसेस के साथ, टाइम बार्ड, मतलब जिसके ऊपर ऑलरेडी टाइम पीरियड जो है वो क्या है बेटा, फिक्स्ड है। अगर वो पीरियड ऑफ टाइम में तुमने केस फाइल करी तो ठीक है, नहीं करी तो वो केस में तुम्हारी केस ली नहीं जाएंगे। तो अगर तुमको फाइल करने का सूट, तो ऑलरेडी तुमको कितना टाइम पीरियड दिया गया, 3 साल से 12 साल भाई, 3 साल से 12 साल, है ना। इतने भी तुम लोग झक नहीं मार पाए तो क्या तुमको सफिशिएंट कॉज मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अपील और एप्लीकेशन के केस में ऑर्डर नंबर 21 ये बोलता है कि तुमको ऑलरेडी कितने महीने दिए गए, 6 महीने। उसमें भी अगर तुम लोग केस फाइल नहीं कर पाए तो फिर हम क्या ही करें, हमारी क्या ही गलती है बटवा, है ना। तो इसलिए ऑर्डर नंबर 21 को ये एप्लीकेबल होता नहीं है। और सफिशिएंट कॉज को एक्चुअल में एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। एक्ट में कहीं पे भी सफिशिएंट कॉज क्या होता है ये बताया हुआ नहीं। क्या सबको सारी बातें क्लियर है? एक बार पूरी कहानी बताऊंगे सब जन, एक बार सबकी जुबान बताओ, एवरीवन आउट देयर। सफिशिएंट कॉज मतलब ये एक्सटेंशन, टाइम पीरियड खत्म होने के बाद जो टाइम मिलता है उसको अपन बोलते हैं सफिशिएंट कॉज, विच कम अंडर सेक्शन नंबर 5। इट इज एप्लीकेबल टू appeal and application but not to order number 21। टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर तुमको कोर्ट टाइम दे रहा है केस फाइल करने के लिए तो उसको अपन बोलेंगे सफिशिएंट कॉज। अगर तुमको मिसलीड किया है, किसने मिसलीड किया, हाई कोर्ट ने, एक तो ऑर्डर देते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त या जजमेंट देते वक्त, तो उसको भी सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। तो अगर हाईकोर्ट ने मिसलीड किया तो क्या तुमको एक्सटेंशन मिलेगा केस में, यस तुमको एक्सटेंशन मिलेगा टाइम पीरियड खत्म होने के बाद भी। ऑर्डर नंबर 21 जो कि ये सेक्शन में आता नहीं है, वो टाइम बार्ड केसेस के साथ डील करता है और जो बताता है कि सूट की अगर बात करो, काय की बात करो बेटा, सूट की अगर बात करो तो 3 से कितने साल, 12 साल, और अपील और एप्लीकेशन की बात करो तो कितना महीना, 6 महीना। सफिशिएंट कॉज को ये एक्ट में कहीं पे भी डिफाइन किया हुआ नहीं है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं चैप्टर में आगे। आई होप सो सबको सारी कहानी दिमाग में घुस रही है। व्हाट इज सफिशिएंट कॉज, क्या होता है सफिशिएंट कॉज और क्या नहीं होता है सफिशिएंट कॉज। बेटा पेपर में बनने वाला क्वेश्चन है, कैसा वाला क्वेश्चन है पेपर। अब तुम लोग बताओगे आंसर सब जन, बताओ। हाई कोर्ट ने अगर मिसलीड किया, हाई कोर्ट ने अगर गलत डिसीजन दिया, तो सफिशिएंट कॉज है या नहीं है? हाँ सर है, 100% है। अगर हाई कोर्ट की गलती है तो हमको तो टाइम पीरियड एक्सटेंड करके मिलने को होना, मिल जाएगा, पहला पॉइंट। सेक्शन नंबर 5 में हाई कोर्ट ने अगर किसने अगर बेटा, हाई कोर्ट ने अगर कैसा डिसीजन दिया गलत, तो उसको सफिशिएंट कॉज माना जाएगा। ठीक है। फिर अगर मिस्टेक हुई है बेटा काउंसिल से, किससे गलती हुई है, काउंसिल से, और वो बोनाफाइड थी। बोनाफाइड मतलब कैसे फेथ में, गुड फेथ। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग किसी से एडवाइस लेने गए थे, तुम लोग किसी से क्या लेने गए थे, एडवाइस लेने गए थे। वो बंदे ने तुमको एडवाइस तो दे दी, ठीक है, वो बंदे ने तुमको क्या दे दी, एडवाइस तो दे दी,
बट जो एडवाइस थी ना वो गलत निकली, क्योंकि उसके नॉलेज में ही वो गलत थी, क्योंकि उसके नॉलेज में ही वो कैसे थी बेटा, गलत थी। मतलब उसको लग रहा था कि जो एडवाइस वो दे रहा है वो सही है, बट जब उसने लॉ की किताबें खोली तो देखा तो वहां पे कुछ और ही लिखा था। तो क्या एक्सटेंशन मिलेगा? यस। क्योंकि किसकी वजह से? ये बड़े बड़े लोगों की वजह से अपने से उनसे क्या होगी बेटा, गलती। तो क्या एक्सटेंशन मिलेगा? यस, बट इट शुड बी बोनाफाइड, बट इट शुड बी बोनाफाइड। पॉइंट नंबर 1 टू क्लियर है। अगर पॉइंट नंबर 3, अगर किसने गलत एडवाइस दे दी है, एडवोकेट ने, है ना, एडवोकेट ने अगर गलत एडवाइस दी तब एक्सटेंशन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर, 100%। फिर अगर लॉ की किताबों में ही कुछ गलती हो गई है, मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया है, तो बताओ एक्सटेंशन मिलेगा? बट अगर जानबूझ के अपन लॉ को निग्लिजेंस कर रहे, एक्सक्यूज कर रहे, तो वो केस में एक्सटेंशन मिलने वाला नहीं है। ठीक है बेटा। साथ में जब तुमको कोर्ट में आना था, पॉइंट नंबर 5 तक पहुंच चुका हूं मैं, तुम लोग भी मेरे साथ पहुंच चुके हो शायद। जब तुमको कोर्ट में आना था केस फाइल करने के लिए, तब तुम लोग थे जेल में। तब तुम लोग कहाँ पे थे बेटा? जेल में थे। तो बताओ, अगर तुम लोग जेल में थे या फिर तुम लोग हॉस्पिटल में पड़े हुए हो सीरियस इंजुरी के साथ, मरा, ऑक्सीजन लगा हुआ है, सांसें चल रही है, तो कोर्ट में पहुंच पाओगे क्या? नहीं। तो सफिशिएंट कॉजेस को भी माना जाएगा। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 सबको क्लियर है? मेरे साथ में सब जन लिख रहे है ना? पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। अगर कॉपी ऑफ डिग्री आने में, अगर क्या आने में बेटा, कॉपी ऑफ डिग्री आने में लेट हो जाता है, तो क्या अपनी गलती है ना, या कोर्ट की गलती है? डिग्री मतलब ये फाइनल ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर का दोनों पार्टीज को एक एक क्या दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है। बट आने में लेट हो गया, तो ये भी कैसा कॉज है? सफिशिएंट कॉज है। ठीक है। फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइल ऑफ द केस टू द स्टेट काउंसिल और पैनल रॉड इज नो ग्राउंड फॉर कॉन्टिन्यूशन इन इनऑर्डिनेट डिले। अब अगर फाइल पहुंचनी थी, देखो मैं जब कंप्लेंट फाइल करूंगा तो मैं एक फाइल बनाऊंगा, ठीक है? ये फाइल मुझे पैनल तक पहुंचाने, कहाँ तक पहुंचाने की? पैनल तक। कौन से पैनल तक? लॉयर्स के पैनल तक। बट मैं पहुंचा नहीं पाया, मेरी गलती है, कोर्ट की गलती है क्या? नहीं। तो वो केस में अपने को कोई भी सफिशिएंट कॉज माना नहीं जाएगा। नॉन डिलीवरी ऑफ केस, वो अपनी गलती, पार्टी की गलती है, तो वो केस में उसको सफिशिएंट कॉज माना नहीं जाएगा। लास्ट में बेटा, अलाइनमेंट ऑफ फादर ड्यूरिंग विच द पीरियड द डिफेंडेंट वाज लुकिंग आफ्टर हिम हैज बीन मेड टू बी सफिशिएंट एंड जेन्युइन कॉज। अब लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है देखो जरा, लास्ट वाला पॉइंट क्या बोलता है देखो जरा। अगर किसी के पापा बीमार है, अगर किसी के पापा बीमार है, अलाइनमेंट मतलब ये उनको बॉडीली डिसऑर्डर हुआ है, या फिर वो मेंटली इल हो चुके हैं, या फिर वो पैरालिसिस की वजह से घर में पड़े हुए हैं, है ना बेटा? और इसका ध्यान रख रहा था डिफेंडेंट, मतलब बाप का बेटा जो है वो डिफेंडेंट है जिसने कांड किया। वो बोल रहा है कोर्ट में जाके कि मेरे पापा बहुत ही ज्यादा बीमार थे, ये लो इसका सर्टिफिकेट, है ना, इसका क्या ले लो, सर्टिफिकेट देखो सच में मेरा बाप जो है वो क्या है बेटा, बीमार है। तो कोर्ट क्या बोलेंगे, ठीक है तू तेरे बाप को संभाल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी तुझे सफिशिएंट कॉज दिया जाएगा। सबको सारी बातें क्लियर है? तो एक बार बताओगे सफिशिएंट कॉज कब है और कब नहीं है? एक बार समझो। हाई कोर्ट की गलती है, सफिशिएंट कॉज है सर। मिस्टेक ऑफ काउंसिल्स है, बोनाफाइड रीजन है ना, सफिशिएंट कॉज है। एडवोकेट ने गलत एडवाइस दिया, सफिशिएंट कॉज है। लॉ की मिस्टेक है, सफिशिएंट कॉज है। अपनी गलती है, अपन ने फॉलो नहीं किया, नॉट अ सफिशिएंट कॉज। तुम लोग जेल में या बीमार पड़े हुए हो, सफिशिएंट कॉज। डिग्री ऑफ अ कॉपी, कॉपी की ऑफ डिग्री आनी बची है, कोर्ट की गलती है, सफिशिएंट कॉज। ठीक है। अपनी फाइल पहुंचनी थी बट अभी तक पहुंची हुई नहीं है,
नॉट अ सफिशिएंट कॉज। और लास्ट में अगर कोई बंदा किसी के बाप को संभाल रहा है, ठीक है, तो इट इज अ सफिशिएंट कॉज। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा? बढ़े आगे, बढ़ते हैं और आ जाते हैं आगे वाले पॉइंट। पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, सब जन ध्यान देंगे। देखो सेक्शन 3 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, किसको सफिशिएंट कॉज बोलते वो हो गया, और किसको सफिशिएंट कॉज नहीं बोलते ये हो गया। अब बढ़ते हैं आगे बेटा, आ जाते हैं आगे वाले पॉइंट्स पे। इधर ध्यान दो सब जन। पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी, इसका मीनिंग होता है माइनर, है ना, या फिर माइनर, या फिर अनसाउंड बंदा, या फिर इल बंदा। बट एक्चुअल में यहाँ पे पूरी बात अगर मैं करूँ, डिसेबिलिटी तो बहुत तरीके की होती है, बट यहाँ पे जो बात करी गई है वो सिर्फ माइनर से रिलेटेड करी गई है। और अपन सब जन ने सी एस ई टी पढ़ा हुआ है ना? सी एस डबल ई टी तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं है, किस तरीके से तुम लोग पास हुए हो ये भी मुझे पता नहीं है बेटा, है ना? बट मैं मान के चलता हूँ कि तुमने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा है तो मैं याद भी दिला दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बोलता था कि अगर तुम लोग माइनर हो, अगर तुम लोग कैसे हो, माइनर हो, तो वो केस में तुम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो कि नहीं जा सकते? जा सकते हो कि नहीं? हाँ यस सर जा सकते, किसके साथ? गार्डियन के साथ। बट अगर तुमको खुद को केस फाइल करनी है तो खुद के नाम से नहीं, है ना? तो सेक्शन 6 यही बोलता है, सेक्शन 678, कि अगर केस फाइल करते वक्त, अगर तुम लोग क्या फाइल करते वक्त, केस फाइल करते वक्त माइनर थे, क्या थे बेटा? माइनर थे, तो वो केस में क्या आने वाले टाइम पे जब तुम लोग मेजर बन जाओगे तो क्या तुम लोग केस फाइल कर पाओगे कि नहीं? तो देखो ना, केस फाइल कर पाओगे, ठीक है? तो देखो सेक्शन 6, 7 और 8 में आता है, ठीक है? अब देखो ध्यान, जो बंदा पहले डिसेबल था, जो बंदा पहले कैसा था बेटा? डिसेबल। डिसेबल मतलब ही क्या? जो पहले माइनर था, जो पहले कैसा था बेटा? माइनर, उसको अनेबल किया जाएगा। मतलब ही वो हो चुका है अब कैसा? मतलब ही वो हो चुका है अब कैसा बेटा? 18 प्लस। पहले वो माइनर था, अब वो क्या हो गया है? 18 प्लस। मतलब ही क्या वो सेक्शन 6 के अनुसार केस फाइल कर सकता है? यस, ही कैन फाइल अ केस, ही कैन फाइल अ केस, ठीक है? सेक्शन 7 की बात करते हैं, 3 सेक्शन है ना, सेक्शन 6 हो गया। 7 जो है सप्लीमेंट, सप्लीमेंट मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन नंबर कौन से के लिए? 6 के लिए, ठीक है? मतलब कौन और कौन कनेक्टेड है? 6 और 7 कनेक्टेड है एक दूसरे से। बट सेक्शन नंबर 8 जो है एक्सेप्शन है और कंट्रोल भी करता है। मतलब सेक्शन 8 दोनों से अलग भी है और कंट्रोल भी करता है। किसको किसको? सेक्शन 6 और 7 किसको किसको कंट्रोल करता है बेटा? 6 और 7, ठीक है? अब देखो, अगर दोनों सेक्शन को कंबाइनली पढ़े, 6 और 8 को कंबाइनली पढ़े, साथ में पढ़े, सेक्शन 6 और 8 को कैसे पढ़े बेटा? कंबाइनली पढ़े, तो ये पता चलता है कि माइनर, माइनर क्या फाइल कर सकता है? केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, ठीक है? कितने साल के अंदर? 3 सालों के अंदर। कितने सालों के अंदर? 3 सालों के अंदर। बट कब से? जब से उसकी सीजेशन ऑफ माइनॉरिटी हुई, एंड नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ मेजोरिटी। मतलब जब से उसके नॉलेज में आया है कि मैं अब हो चुका हूं क्या? मेजर, और कोर्ट ऑफ लॉ में मैं क्या डाल सकता हूँ? केस। तब से लेके 3 सालों के अंदर अंदर वो केस फाइल कर सकता है बेटा। कितने सालों के अंदर अंदर? 3 सालों के अंदर, ठीक है? माइनर सभी टाइप की केसेस फाइल कर सकता है बड़ा होने के बाद, 18 प्लस होने के बाद। जब से उसके नॉलेज में आता है कि मैं केस फाइल कर सकता हूँ, तब से लेके कोई भी केस फाइल कर सकता है, सिर्फ प्रिजम्पशन वाली केस को छोड़ के। सर प्रिजम्पशन क्या होता है? इंडियन एविडेंस एक्ट, है ना, जाके देखो, वहां पे मैंने पूरा क्लियर बताया हुआ है व्हाट इज प्रिजम्पशन, ठीक है? सेक्शन 7 साथ में
एक्सटेंशन देता है सेक्शन नंबर 6 को। कितने साल का एक्सटेंशन दिया? 3 साल का। सेक्शन 7 ने एक्सटेंशन दिया हुआ है किसको बेटा? सेक्शन 6 को। सेक्शन 6 क्या था? डिसेबल को अनेबल किया था, क्या फाइल करने के लिए? केस फाइल करने के लिए, है ना। सेक्शन 7 एप्लीकेबल होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब जब बहुत सारे माइनर एक साथ में केस फाइल करना चाहते हैं तो सेक्शन 7 जो है वो क्या हो जाएगा? एप्लीकेबल। या फिर जहां पे बहुत सारे लोग क्या है? डिसेबल। डिसेबल मतलब भी माइनर है, तो उनके लिए भी कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल होगा? सेक्शन नंबर 7। ठीक है बेटा, आई होप सो सबको सारी बातें क्लियर है। सेक्शन 6, 7, 8 पूरी कहानी सबकी जुबानी सब जन बताएंगे। डिसेबल को अनेबल करेगा सेक्शन नंबर 6, मतलब माइनर को केस फाइल करने का मौका मिलेगा जब वो मेजर बन जाएगा। सेक्शन 7 सप्लीमेंट है सेक्शन 6 के लिए। सेक्शन 8 एक्सेप्शन है और कंट्रोल करता है 6 और 7 को। जब अपन कंबाइनली पढ़ेंगे 6 और 8 को तो पता चलेगा कि माइनर की सीजेशन होने के बाद, मतलब ही माइनर को जब पता चलेगा कि वो 18 प्लस हो गया, तब से लेके 3 सालों के अंदर अंदर वो केस फाइल कर सकता है। कोई भी केस फाइल कर सकता है सिर्फ प्रिजम्पशन के केस को छोड़ के। कोई भी केस फाइल कर सकता है सिर्फ प्रिजम्पशन के केस को छोड़ के। 7 एक्सटेंशन है सेक्शन 6 के लिए, और सेक्शन 7 ग्रुप ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ डिसेबल पर्सन के लिए क्या हो जाता है बेटा? एप्लीकेबल। पूरा पॉइंट क्लियर है यहाँ पे? बड़े बेटा आगे आ जाते हैं, आ जाते हैं आगे। अब आ जाओ थोड़ा नीचे। पहले तो ये भी करेंगे अपन आज ही, खत्म करेंगे कहानी। पहले सिंपल सिंपल कर लेते हैं ये सारी चीजें। 18 कर लेते हैं, 19 कर लेते हैं, 24, 25 कर लेते हैं लिमिटेशन सूट, और लास्ट में बेटा उड़ी मारेंगे नीचे। ठीक है, कहानी खत्म करेंगे आज। वन शॉट रिवीजन है ना, वन शॉट रिवीजन में आज पूरा कंप्लीट करेंगे लिमिटेशन है। आ जाओ सेक्शन नंबर पहले तो आ जाते हैं 18। इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। व्हाट इज एक्नॉलेजमेंट? एक्नॉलेजमेंट मतलब भी बताना। ठीक है, एक्नॉलेजमेंट मतलब भी क्या? बताना कि भाई मैं आपका पेमेंट करने के लिए क्या हूं? रेडी हूं। मैं आपका पेमेंट करने के लिए क्या हूं? रेडी हूं। तो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल और एक चीज समझ लो बेटा, यहाँ पे एक और चीज समझ लो कि देखो एक्नॉलेजमेंट में कर रहा हूँ मतलब भी मैं एक एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ। मैं क्लियर क्लियर बता दूं सारी चीजें। मैं क्या फाइल कर रहा हूँ? एप्लीकेशन फाइल कर रहा हूँ। कहाँ पे फाइल कर रहा हूँ? कोर्ट में। कहाँ पे फाइल कर रहा हूँ? कोर्ट में। कि भाई मेरी प्रॉपर्टी या जो मेरा अधिकार था वो मेरे से छीना जा रहा था। मेरे से क्या किया जा रहा था? छीना जा रहा था। तो आप मुझे वो राइट फिर से दिला दो। तो मैं कोर्ट को क्या कर रहा हूँ? एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि जो गलती मेरे साथ हुई थी वो मुझे सुधार के चाहिए। उसको ही बोलते हैं अपन इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। मतलब ही मैंने कोर्ट को क्या कर दिया बेटा? एप्लीकेशन। तो सेक्शन नंबर कौन से के अनुसार? 18 के अनुसार। सेक्शन नंबर कौन से के अनुसार? 18 के अनुसार। देखो, अपना एक्नॉलेजमेंट एडमिशन में होना चाहिए। मतलब अपना एक्नॉलेजमेंट किसके पास पहुंचना चाहिए? कोर्ट के पास पहुंचना चाहिए। अपना एक्नॉलेजमेंट किसके पास पहुंचना चाहिए? कोर्ट के पास। ठीक है। अच्छा बताओ, कैसे रिलेटेड तुमको दिक्कत थी? प्रॉपर्टी या फिर राइट? कैसे रिलेटेड तुमको दिक्कत थी बेटा कि तुम्हारी क्या छीनी जा रही है, या तुम लोग किस चीज के बारे में केस फाइल करना चाहते हो? प्रॉपर्टी या फिर राइट? तो तुमने कोर्ट को एप्लीकेशन किया कि मेरे प्रॉपर्टी या राइट के साथ में क्या हो रहा है? गलत हो रहा है। तो जो गलत हो रहा है उसके लिए जो तुम लोग एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो वो कब होना चाहिए? बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम, है ना। लिमिटेशन के टाइम पीरियड खत्म होने से पहले तुमको ये एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। और जब तुम लोग एप्लीकेशन दे रही हो तो वो राइटिंग में होना चाहिए, और उसके ऊपर तुम्हारी क्या होनी चाहिए? साइन होनी चाहिए। ठीक है। तो देखो, कोर्ट में तुमको फाइल करना था। कोर्ट में तुमको क्या फाइल करना था? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के ऊपर तुम्हारी क्या होनी चाहिए? साइन। तो कैसा होना चाहिए? राइटिंग में। राइटिंग में क्या लिख के दोगे कि मेरे को काय से दिक्कत है?
मतलब कोई तो मेरी क्या चोरी करने आ सकता है, मेरे से क्या हड़प सकता है, प्रॉपर्टी या फिर राइट। ठीक है, ऐसा तुमको सब कुछ बताना पड़ेगा किसको बेटा, कोर्ट ऑफ लॉ को। अगर मैंने ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दिया, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, चारों रिक्वायरमेंट को अगर मैंने फुलफिल कर दिया और कोर्ट अगर इससे क्या हो जाता है सेटिस्फाई, तो तुमको कैसा पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा, फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा। कैसा पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा बेटा, फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम। सेक्शन 18 सबको क्लियर है? सेक्शन 18 सबको क्लियर है? अब आते हैं सेक्शन नंबर 19 पे, इफेक्ट ऑफ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डेब्ट और इंटरेस्ट ऑन लेगेसी। देखो मैं बताता हूँ तुमको सेक्शन नंबर 19 है क्या, समझ लो पहले तो। ध्यान दो सब जन, सेक्शन नंबर 19 पे आ रहे। मैंने है ना एक बैंक से लोन लिया है, मैंने एक बैंक से क्या लिया बेटा, लोन लिया है। वो लोन है मेरा 50 लाख रुपए का। कितने लाख रुपए का, 50 लाख रुपए का। ठीक है, तो क्या मुझे हर महीने मनी पे करना पड़ेगा, एवरी मंथ मुझे क्या पे करना पड़ेगा, मनी। दैट इंक्लूड्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, है ना। दैट इंक्लूड्स प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो देखो ये जो इंटरेस्ट में पे कर रहा हूँ बैंक को, है ना, जो इंटरेस्ट में क्या कर रहा हूँ बेटा, पे कर रहा हूँ किसको, पे कर रहा हूँ बैंक को। अगर मेरी ड्यू डेट 5th डे ऑफ एवरी मंथ, 5th डे ऑफ एवरी मंथ, 5th डे ऑफ एवरी मंथ, तो क्या हुआ ना, मैं क्या कर रहा था, हर महीने की 2 या 3 तारीख को पे से पे कर देता था। हर महीने की कितने तारीख को, सेकंड या थर्ड डेट को मैं पेमेंट करते जा रहा था मेरे इंटरेस्ट का। तो बताओ ड्यू डेट से पहले कि ड्यू डेट के बाद, सर ड्यू डेट से पहले, बिफोर। तो अगर मैंने पेमेंट किया है ड्यू डेट से पहले, मेरी ड्यू डेट 5 तारीख थी बेटा, मैंने पेमेंट कब कर दिया, दूसरे या तीसरे तारीख को, तो यही दिन से, जिस दिन पे मैंने पेमेंट किया है सेकंड और थर्ड को, उसी दिन से कैसा पीरियड ऑफ टाइम चालू हो जाएगा, फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम। वही दिन से कैसा पीरियड ऑफ टाइम चालू हो जाएगा, फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, सबको सारी बातें क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 देखो यहाँ पे भी बता, सेक्शन नंबर 9 वही बोलते हैं, डेब्ट्स या फिर इंटरेस्ट मेड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड, टाइम पीरियड खत्म होने से पहले अपन ने काय का पेमेंट कर दिया, डेब्ट्स का। ठीक है, एक तो अपन ने पे किया या फिर अपने एजेंट ने पे किया, तो उसी दिन से कैसा पीरियड ऑफ टाइम चालू हो जाएगा, फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम चालू हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है पॉइंट नंबर 1? अब पॉइंट नंबर 2 बता दो, कौन सा पॉइंट बता दो बेटा, पॉइंट नंबर 2। अगर मेरी लोन की तारीख, लोन जो है 1 जनवरी 1928 से पहले का है, बिफोर का, बिफोर का, कब का है बेटा, 1 जनवरी 1928 के पहले का, तो वो टाइम पे मुझे देना पड़ता था एक्नॉलेजमेंट, जिसके बारे में अपन ने अभी अभी पढ़ा। क्या देना पड़ता था, एक्नॉलेजमेंट। क्योंकि तब है ना ऑनलाइन फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, तो मुझे राइटिंग में लिख के देना पड़ता था कि मैं जो हूँ आपका डेब्ट्स पे कर रहा हूँ, ऐसा मुझे राइटिंग में लिख के मेरी साइन भी करनी पड़ती थी। और जिस दिन पे मैंने एक्नॉलेजमेंट दिया है, उसी दिन से कैसा पीरियड ऑफ टाइम चालू हो जाएगा बेटा, फ्रेश पीरियड, फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाएगा बेटा, चालू हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, देखो यही दिया है। अगर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी तारीख से पहले का है, कितनी तारीख से पहले का है, 1 जनवरी 1928। ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, हैंड रिटन और साइन होनी चाहिए जब भी अपन क्या करेंगे बेटा, पेमेंट करेंगे। ठीक है, सेक्शन नंबर 19 तक की कहानी सबको क्लियर यहाँ तक, यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया उन्होंने, पढ़ लेना बेटा। और एक चीज जो बताना चाहूंगा, दैट इज बी में, डेब्ट्स में, डेब्ट्स मतलब जो लोन है मेरा,
डेप्स मतलब जो क्या है बेटा मेरा लोन। इसमें डिग्री और ऑर्डर से मतलब तुम लोग जैसे देखो केस जब सॉल्व होंगी तो एक पार्टी के फेवर में आएंगी एक पार्टी के अगेंस्ट में आएंगी, है ना। जो बंदा जीतेगा उसके फेवर में, जो बंदा हारेगा उसके अगेंस्ट में। तो अगर मैं हारा हूं केस, मैं क्या हो गया बेटा हार गया हूं केस, तो बताओ ना मुझे सामने वाले को कुछ कंपनसेशन देना पड़ेगा, कुछ क्या देना पड़ेगा कंपनसेशन, और वो मेरे लिए क्या है डेप्स है, वो मेरे लिए क्या है डेप्स है। बट वो डेप्स को इसमें गिना नहीं जाएगा। क्लियर है बेटा, वो डेप्स को इसमें गिना नहीं जाएगा। साथ में लास्ट पॉइंट, क्लियर है सबको याद, लास्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, fresh period of limitation becomes available to the creditor and the part payment of the debts is made by the debtor before the expiry of the time। सीधी सी बात है ना, ऊपर ही पड़ा था। अगर मैंने टाइम पीरियड खत्म होने से पहले पेमेंट किया है तो मैं तो डेटर था, मुझे भी टाइम पीरियड एक्सटेंड करके मिला, मतलब फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम मिला उस दिन से, तो क्या क्रेडिटर को भी मिलेगा? यस, दोनों को अवेलेबल है। क्रेडिटर मतलब जिसने मुझे लोन दिया था उसको भी फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा और मुझे भी फ्रेश पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 19। तो बेटा सेक्शन 18 हो गया, जहां पे अपन ने कोर्ट को एक्नॉलेजमेंट दिया था, एप्लीकेशन दिया था। फिर अगर अपन ने इंटरेस्ट और डेप्स का क्या करना है पेमेंट, तो किस तरीके से फ्रेश पीरियड कैलकुलेट करना है ये हो गया। अब आते हैं बेटा एक्विजिशन ऑफ ओनरशिप बाय पोजेशन। चलो हाँ ध्यान दो, दो किस्से हैं यहाँ पे। कितने हिस्से बेटा यहाँ पे? दो। पहला हिस्सा इसको ईजमेंट भी बोला जाता है। अगर पेपर में ईजमेंट करके कुछ आता है तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो। व्हाट इज ईजमेंट? पहले तो ईजमेंट ये वर्ड पहले भी आ चुका है बेटा, पर मैं फिर से याद दिला दूं सबको, किसी को कुछ याद रहता नहीं है। व्हाट इज ईजमेंट? अगर मैं कोई बंदे की प्रॉपर्टी, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा यहाँ पे क्लास है, ठीक है, हमारे बाजू में भी तो क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस है, बहुत सारे घर है ना। तो क्या हम एक दूसरों की मदद कर रहे कि नहीं कर रहे? हाँ कर रहे हैं सर। किस तरीके से? देखो अगर यहाँ पे पूरा एरिया खाली होता था, पूरा एरिया कैसा होता था खाली, सिर्फ मेरी बिल्डिंग होती थी, सिर्फ मेरी बिल्डिंग होती थी यहाँ पे, तो बताओ कितना नुकसान होता था। यहाँ पे जल्दी जल्दी रास्ते आते थे क्या? नहीं, पब्लिक ही नहीं है तो रास्ते कहाँ से आएंगे? पाइप आता था क्या? लाइन एयर आती मतलब अपना जो पानी है वो आता था क्या मेरे पास जल्दी जल्दी? नहीं, वो भी नहीं आता था सर, लेट होता था, बहुत लेट होता था, क्योंकि एक ही घर है, एक घर के लिए इतना काम कौन करेगा। बट आजू बाजू वालों की वजह से कुछ एंजॉयमेंट मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ। जितनी ज्यादा पब्लिक बढ़ेंगी उतने जल्दी हमारे एरिया में रास्ते बढ़ेंगे, उतने जल्दी हमारे एरिया में जो है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतना जल्दी हमारे एरिया में प्रॉपर्टी का भाव बढ़ेगा, है ना। तो जब कोई चीज अपन बाजू वालों की प्रॉपर्टी की वजह से एंजॉय करते हैं उसको बोला जाता है ईजमेंट। जैसे बताओ, अगर अगर बाजू वाला नहीं होता था तो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट फटाफट आती थी क्या? नहीं। तो उसकी वजह से आ रही है। हवा का आना जाना, ये रास्ते, है ना, ये वाटर कोर्स, ये जो यूज ऑफ वाटर है, ये सारी चीजें फटाफट से कब आई है? बाजू वाले की वजह से आई है। फटाफट से कब आई है बेटा? बाजू वाले की वजह से। तो अगर तुमने ईजमेंट को 30 20 साल या उससे ज्यादा इस्तेमाल कर दिया, ईजमेंट को मतलब ही बाजू वाले की वजह से जो अधिकार तुम लोग यूज कर रहे हो कितने साल या उससे ज्यादा, 20 साल या उससे ज्यादा, 20 years और मोर, विदाउट एनी इंटरप्शन। विदाउट एनी इंटरप्शन मतलब ही क्या, कि तुमने एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि वो फैसिलिटी का इस्तेमाल किया हुआ नहीं है। कितने सालों तक बेटा? 20 साल। तो ऐसा माना जाएगा कि पहले तुम्हारे पास क्या था? 20 सालों तक पोजेशन, अब तुम्हारे पास क्या आ गई बेटा? ओनरशिप। वो प्रॉपर्टी तुम्हारी हो गई ऐसा माना जाएगा। वही अगर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी को तुमने विदाउट एनी इंटरप्शन 30 सालों के लिए यूज किया है, तो उसको बोला जाएगा, फिर से तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे मतलब ही ओनरशिप। ठीक है, ठीक है। अब
अगर सामने वाला तुमको ये ओनरशिप देने के लिए तैयार नहीं है, अगर सामने वाला तुमको ये ओनरशिप देने के लिए तैयार नहीं है 20 सालों के बाद या 30 सालों के बाद, तो तुम लोग जाओगे कोर्ट में, है ना? तुम लोग जाओगे कहाँ पे बेटा? कोर्ट में। कितने सालों के अंदर? 2 सालों के अंदर। बोलोगे कोर्ट भाई, हम लोगों को लिमिटेशन एक्ट का 1963 का रूल पता है कि कोई भी प्रॉपर्टी को हमने अगर 20 साल, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है और गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी अगर होंगी तो कितने साल? 30 साल से ज्यादा हमने यूज किया एज अ पोजेशन। पोजेशन मतलब ये हम लोग सिर्फ पहले कैसे थे? किराएदार थे, हमारी वो प्रॉपर्टी के ऊपर ओनरशिप नहीं थी, और पर हमने 20 और 30 साल से ज्यादा यूज किया ना कोर्ट भाई साहब। तो अब हमको उसका क्या चाहिए? क्या चाहिए? ओनरशिप चाहिए। ऐसा तुमको केस फाइल करने के लिए मौका कितने सालों तक मिलेगा बेटा? 2 सालों तक। 20 साल और 30 साल खत्म होने के बाद। सबको सारी बातें क्लियर है बेटा? यस सर। बेटा लास्ट के रह गए कुछ चुनिंदा पॉइंट, आज कहानी किस्सा क्लोज करेंगे। कहानी और किस्सा क्या करेंगे बेटा? क्लोज। देखो मेरे को लगता है पेपर में ये चीज आने वाली है बात, ऐसा मुझे लग रहा है। आईएमपी है, वेरी आईएमपी, बहुत ज्यादा। लिमिटेशन एंड ब्रिड्स, लिमिटेशन एंड ब्रिड्स। कुछ बत्ती पेटी बेटा। ब्रिड्स का मीनिंग क्या होता है? ब्रिड्स 5 टाइप के थे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आते थे यार, भारत के संविधान में आते थे। कितने टाइप के थे? 5। कुछ याद आ रहा है? हैबस कॉर्पस, मैंडमस, सिट्योररी, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो। तो 5 रूल बनाए थे, है ना? कि आपत्ति के टाइम पे, आपत्ति मतलब है कि अगर कल उठ के तुम्हारे साथ में कुछ भी गलत हो जाए तो ये 5 रूल का इस्तेमाल करते हुए तुम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी केस फाइल कर सकते हो। तो ब्रिट वॉज, इंडिविजुअल बंदे के हिसाब से सोचो तो कोई भी पर्सन को कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर ये क्या है बेटा? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन तुम लोग कितने कोर्ट के पास जा सकते हो? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास जाके तुम लोग अपना केस सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन है, ये लिमिटेशन एक्ट के ऊपर क्या रोल प्ले करता है? मतलब भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपने लिमिटेशन एक्ट को किस तरीके से चलाता है, ये अपन अभी देखने वाले हैं। ठीक है? अपने सबको पता है बेटा भारत का संविधान सबसे बड़ा है और उसके दायरे में ही सारे एक्ट जो है वो चलते हैं, है ना? तो क्या उसमें लिमिटेशन एक्ट भी आएगा? यस। और देखो क्या पॉइंट्स दिए, बहुत ही इजी इजी पॉइंट्स। देखो क्या दिया, सब्जेक्ट ऑफ अ लिमिटेशन, मतलब जितनी भी सारी चीजें लिमिटेशन एक्ट में बताई गई है वो आती है एंट्री नंबर 13 लिस्ट नंबर 3। ओ हो, याद आया सर? लिस्ट नंबर 3 ना, लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके बनाता है देश के लिए, है ना? देश के रूल्स बनाने के लिए जो लिस्ट बनती है उसको अपन बोलते हैं लिस्ट नंबर 3। और जो दोनों मिलके बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसको अपन बोलते थे कॉन्करेंट लिस्ट। तो लिमिटेशन एक्ट पॉइंट बना लेते चलो। लिमिटेशन एक्ट कौन सी एंट्री में आता है? एंट्री नंबर 13 लिस्ट नंबर 3 में आता है। पॉइंट नंबर 1। ठीक है? द लेजिस्लेशन में विदाउट वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट enact the statute, prescribe the limitation within which the action may be brought, vary, change the existing rules of limitation either by shortening, extending the time provided, a reasonably taken time is allowed for enforcement of the existing right of the action which would become barred under the amendment statutes। अब क्या बोलता है? लिमिटेशन एक्ट को, लिमिटेशन एक्ट को अगर कोई भी चेंजेस करने हैं, वराय करना है, चेंजेस करने, वराय करना है, या फिर लिमिटेशन एक्ट के दायरे में तुमको कोई भी एक्शन लेना है, ठीक है, या फिर तुमको कंसेप्ट को शॉर्टनिंग करना है,
तुमको कंसेप्ट को क्या करना है बेटा, शॉर्टनिंग करना है, या फिर टाइम पीरियड को क्या करने का है, एक्सटेंड। कितने पीरियड ऑफ टाइम में तुम लोग केस फाइल कर सकते थे उसको क्या करने का है, एक्सटेंड करना है, या फिर रूल्स में क्या करने हैं, चेंजेस। तो वो केस में तुमको फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स लिखे गए, आई होप सो सबको फंडामेंटल राइट्स याद है, जो हर किसी के लिए बनाए गए, एवरी सिटीजन के लिए बनाए गए बेटा फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 12, 13, 19, 17 सभी याद होने चाहिए तुम लोगों को। तो जितने भी सारे फंडामेंटल राइट्स बनाए गए उसको फॉलो करते हुए, उसको वॉयलेट ना करते हुए तुम लोग लिमिटेशन एक्ट में चेंजेस, एक्शन, शॉर्टनिंग, एक्सटेंडिंग और रूल्स में चेंजेस कर सकते हो। पैराग्राफ नंबर 1 सबको क्लियर है बेटा। The statute of limitation is not unconstitutional since it applies to the right of action in future. It is shield and not a weapon of offense. अब आगे क्या बोलता है? अच्छा, लिमिटेशन एक्ट क्या फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से बना है कि नहीं बना है? लिमिटेशन है क्या फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से बना है कि नहीं बना है? यस सर बना है। अपन ने अभी अभी तो पढ़ा सर कि लिमिटेशन एक्ट ने कभी भी वायलेशन करना नहीं चाहिए। तो क्या मैं इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोलूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल? कॉन्स्टिट्यूशनल। तो लिमिटेशन एक्ट हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, ठीक है। साथ में ये शील्ड है बेटा। शील्ड मतलब है क्या, कि तुम्हारे साथ गलत होने के बाद कुछ टाइम पीरियड तुमको दिया जा रहा है जिसमें तुम लोग केस क्या कर सकते हो, फाइल, है ना। मतलब कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला कि आज तुम्हारे साथ गलत हुआ तो आज ही तुम लोग कोर्ट में आओ। नहीं नहीं, कुछ दिन रुक जाओ, तुम तुम्हारा टाइम लो, उसके हिसाब से तुम लोग क्या फाइल करो, केस फाइल करो। तो ये क्या है बेटा, शील्ड। तुमको प्रोटेक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, प्रोटेक्शन। बट ये कोई ऑफेंस नहीं है। कुछ गलत हो रहा है क्या तुम्हारे साथ? नहीं, तो इसलिए इसको ऑफेंस माना नहीं जाए। तो क्या सबको सारी बातें क्लियर है? एक बार बताऊंगे। लिमिटेशन एक्ट एंट्री नंबर 13 लिस्ट नंबर 3 में आता है। लिमिटेशन एक्ट में कोई भी चेंजेस, एक्शन, शॉर्टनिंग, एक्सटेंडिंग रूल्स को चेंज करना है तो फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स को अगर फॉलो कर रहे हो तो तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, तुमको शील्ड मिलेगा और तुम लोग कोई भी गलत काम कर रहे नहीं हो। अब बेटा यहाँ पे 3 केसेस दी हुई है, एक ये दूसरी और एक तीसरी। तीनों में से अपन 2 पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे तिलक चंद मोती चंद वर्सेस मुंशी की केस, और एक तो पढ़ेंगे लास्ट वाली केस, ठीक है। क्या दिया देखो, द स्टेट cannot place any hindrance by prescribing a period of limitation in the way of aggrieved person seeking to approach the Supreme Court of India under Article number 32 of the Constitution to put curbs in the way of enforcement of fundamental rights to legislative action might well be questioned under Article 13 sub Article 2 of the Constitution. It is against the state action of the fundamental rights are claimed. चलो ध्यान दो। मेरी केस है ना महाराष्ट्र की है। मेरी केस है ना बेटा कहाँ की है बेटा, महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में मैंने क्या फाइल करी है, केस फाइल करी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास जाऊं बेटा, सुप्रीम कोर्ट के पास। तो स्टेट गवर्नमेंट मुझे रोक नहीं सकता है ये बोलते हुए कि आपको पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉलो करना है। क्या फॉलो करने का है बेटा, पीरियड ऑफ लिमिटेशन को फॉलो करते हुए स्टेट गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं 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 नहीं, सुप्रीम कोर्ट के केस फाइल नहीं करने का। मैं क्या बोलूंगा, भाई तू मेरे को ज्ञान मत दे, मुझे पता है लिमिटेशन एक्ट में लिखा हुआ है, वृट्स में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रॉब्लम मेरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सॉल्व नहीं कर पाता है वृट्स के हिसाब से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास में केस फाइल कर सकता हूं आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार। आर्टिकल नंबर कौन से के अनुसार, 32 के अनुसार। और अगर तुम लोग मुझे रोक रहे हो, अगर तुम लोग मुझे क्या कर रहे हो, रोक रहे हो, तो मैं बता दूं मैं केस फाइल करने ही वाला हूं। क्योंकि आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 जो कि एग्जिस्टिंग लॉ होता है। कैसा लॉ होता है बेटा, एग्जिस्टिंग लॉ। याद आ रहा है क्या, एग्जिस्टिंग लॉ मतलब वो लॉ जो कि
कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद बना था और फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से बना था। कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद बना था और काय के हिसाब से बना था? फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से। तो मैं केस फाइल करने ही वाला आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 के अनुसार। मेरा यह फंडामेंटल राइट है कि मैं केस फाइल करने वाला हूं, भले ही स्टेट गवर्नमेंट तुम लोग मुझे क्या कर लो, रोक लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तिलोक चंद मोती चंद वर्सेस मुंशी की ये केस थी। क्लियर है बेटा? अरे क्लियर है क्या? एक बार बता देंगे व्हाट इज द केस। एक बंदा था जिसको रोका जा रहा था, तिलक चंद को क्या किया जा रहा था? रोका जा रहा था। क्या फाइल करने के लिए? केस फाइल करने के लिए। किसने रोका था? स्टेट गवर्नमेंट ने रोका था। तो उसने बोला आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 2 के अनुसार मेरे पास अधिकार है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार केस फाइल कर सकता। क्लियर? लास्ट केस क्या बोलते देखो। If the right to property is extinguished by the prescription under section 27 of Limitation Act 1963, there is no substanding right to be enforced under article number 32 of the Constitution of India. In other words, where the remedy is only, not the right, is extinguished by the limitation, the court will refuse to entertain the stale claim on the ground of the public policy. Tilak Chand Monichan versus HP Munshi. Same case. अच्छा एक बात, पहले तो एक चीज क्लियर कर लेते हैं। अब केस कैसे रिलेटेड फाइल कर रहे हैं? तिलक चंद मोती चंद राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और जो टाइम पीरियड खत्म हो गया, टाइम पीरियड जो है सेक्शन 27 में इमूवेबल प्रॉपर्टी, देखो प्रॉपर्टी जो है वो कैसी प्रॉपर्टी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसके लिए टाइम पीरियड दिया गया, ठीक है? इसके लिए क्या दिया गया? केस फाइल करने के लिए टाइम पीरियड। वो खत्म हो गया। क्या हो गया बेटा? खत्म हो गया। तो ये केस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड टाइम पीरियड में तुमने केस फाइल करना था, बट तुमने केस फाइल किया हुआ नहीं है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। ठीक है? आर्टिकल नंबर कौन से के अनुसार? 32 के अनुसार। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? क्योंकि और एक चीज बता दो, ब्रिट्स में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज आती नहीं है बेटा। ब्रिट्स में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज आती नहीं है। इसके लिए ही यहाँ पे तुमको बार किया गया कि तुम लोग सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 के अनुसार जा नहीं सकते। क्या पूरा पॉइंट सबको क्लियर है? एक बार पूरी कहानी बताओगे सब जन। लिमिटेशन एंड ब्रिट्स सबकी जुबानी, ठीक है? लिमिटेशन जो है वो एंट्री नंबर 13 में आता है, लिस्ट नंबर 3 में आता है। अगर लिमिटेशन एक्ट में तुमको कोई भी चेंजेस, एक्शन, शॉर्टनिंग, एक्सटेंडिंग रूल्स में चेंजेस करने हैं तो तुमको फंडामेंटल राइट्स को फॉलो करना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स को फॉलो कर रहे हो, लिमिटेशन एक्ट को फॉलो कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये शील्ड है, ना कि कोई ऑफेंस है। ठीक है? साथ में अपन ने दो केसेस देखे बेटा, एक तो तिलक चंद मोतीचंद वर्सेस एचपी मुंशी, सेम ही केसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली केस में वो केस फाइल कर सकता था, दूसरी वाले केस में प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस होंगे, टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो केस फाइल नहीं कर सकता। क्लियर है? आ जाते हैं आगे। सर आप कब से बोल रहे हो कि टाइम लिमिट में केस फाइल करने को, है ना? टाइम लिमिट में क्या फाइल करने को ना? केस फाइल करने को। तो टाइम लिमिट तो बता दो सर। तो देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ, टाइम पीरियड। ठीक है? क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन। पहले बात करते हैं बेटा 30 साल। 30 सालों के दायरे में तुम लोग कौन से केसेस फाइल कर सकते हो? मतलब कांड होने के बाद 30 साल है तुम्हारे पास केस को फाइल करने के लिए भी और उसका डिसीजन आने के लिए भी। तो देखो, मॉर्गेज से रिलेटेड केस है, ठीक है? मॉर्गेज का एक तो तुमको क्या करने का है? रिडम्पशन, या फिर रिकवरी करने का है पोजीशन का, या फिर सूड बाय मॉर्गेजी फॉर फोरक्लोजर। डिटेल चाहिए मॉर्गेजी को तो वो केस में भी 30 साल मिल जाएंगे। या फिर तुमको केस फाइल करने की सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, तो भी तुमको 30 साल मिल जाएंगे, चाहे तुम लोग जम्मू कश्मीर में केस फाइल क्यों ना करो। तो 30 साल के दायरे में तीन चीजें, मॉर्गेजर को रिडम्पशन चाहिए। वो इस मॉर्गेजर, मॉर्गेजी सबको समझ में आता है ना? जो बंदे ने लोन दिया है, दैट पर्सन इज मॉर्गेजर। इसको क्या हुआ? ठीक है? और मॉर्गेजी
उसे क्या चाहिए था बेटा, फोरक्लोजर मतलब क्या चाहिए, डिटेल चाहिए। या फिर किसके बिहाफ पे केस फाइल करनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो भी कितने साल मिल जाएंगे, 30 साल। तो मॉर्गेजर, मॉर्गेजी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो कितने साल, 30 साल। केस फाइल करनी है अगर तुमको इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रस्ट और एंडोनमेंट से रिलेटेड, तो कितने साल मिलेंगे, 12 साल। क्लियर है बेटा। वही अगर तुमको केस फाइल करनी अकाउंट से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, डिक्लेरेटरी सूट से रिलेटेड, डिग्री इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, या सूट्स फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो 3 साल। इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेंगे तो 12 साल। ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी रहेंगे तो 3 साल। अगर टॉट से रिलेटेड केस फाइल करनी है तो 1 से 3 साल, या अदर मिससेलेनियस मैटर से रिलेटेड केस फाइल करनी तो भी 1 से 3 साल। ठीक है, वही पीरियड पीरियड इन डेज वराइंगिंग बिटवीन 90 to 10 डेज। अब देखो इसमें अलग अलग टाइप है। द मिनिमम पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ 10 डेज इन प्रिस्क्राइब फॉर एप्लीकेशन फॉर लीव to appear or defend a suit under the summary procedure from the date of service of a summons। समन्स आ गया तुम्हारे घर पे। समन्स मतलब अब तुमको कहाँ पे पेश करने का है बेटा, कोर्ट में। तुमको कहाँ पे आने का है, कोर्ट में। तुमको बुलाया गया कोर्ट में पेशी के लिए। ठीक है, तो तुमको कोर्ट में खुद को डिफेंड करने के लिए या खुद को कोर्ट में पहुंचाने के लिए, अपीयर करने के लिए कितना दिन दिया गया, 10 दिन। 10 डेज के अंदर, मतलब समन्स आने के बाद तुम लोग कोर्ट में कितने दिनों के अंदर पहुंच जाने को ना, 10 दिनों के अंदर। ठीक है, फॉर अपील्स। अब क्या की बात हो रही है बेटा, अपील्स अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय कोर्ट ऑफ सेशन और द हाई कोर्ट इन द exercise of the original jurisdiction, the limit of period is 30 days। अगर कौन सा सेंटेंस पास हुआ है, डेथ का, किसने पास किया है, कोर्ट ऑफ सेशन ने, या फिर किसने पास किया, हाई कोर्ट ने। और तुमको करने का अपील, तो हाउ मेनी डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। ठीक है, अगर एनी अदर सेंटेंस है, व्हाट इज एनी अदर सेंटेंस, डेथ को छोड़ के कोर्ट ने कोई दूसरा डिसीजन पास किया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एनी अदर सेंटेंस है। other than death and other not been the order of acquittal, the period of 60 days for the appeal to the high court। तो किसने पास किया था फिर से, कोर्ट ऑफ सेशन ने। कोर्ट ऑफ सेशन से अगर क्या नहीं हो बेटा, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो क्या कर दो, अपील कर दो। किसके पास, हाई कोर्ट के पास। विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन हाउ मेनी डेज, विद इन 60 डेज। डेथ का ये एनी अदर सेंटेंस पास होने के बाद। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है, एंड 30 डेज फॉर द अपील टू अदर कोर्ट इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। अगर हाई कोर्ट के पास अपील नहीं करना है, किसी और कोर्ट के पास क्या करने का है, अदर कोर्ट के पास, तो कितने दिन बेटा, 30 डेज। कितने दिन बेटा, 30 डेज। The period of leave to appeal as a pomper from the date of the degree is 60 days when the appeal application for leave to appeal is made to the high court, and 30 days for other courts। अब देखो पीरियड ऑफ लीव टू अपील। अब अपील अगर करनी है तुमको, देखो पहला वाला जो था ना वो अपीयर होने के लिए था कोर्ट में। ठीक है, अपील करने के लिए तुमको अगर करने का हाई कोर्ट में, तो तुमको दिया जाएगा 60 डेज। कोई भी केस में तुमको अगर अपील करने का तो कितना डेज है बेटा, 60 डेज। अदर कोर्ट में करना होगा हाई कोर्ट को छोड़ के, तो कितना डेज है बेटा, 30 डेज। सबको सारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्लियर है। एक बार पूरी कहानी बताऊंगे, सबने सब कुछ लिख लिया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं तुमको बता दूं, इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स है, लिख लेते हैं। ए वाला पॉइंट था मॉर्गेज से रिलेटेड, ऐसे रिलेटेड, मॉर्गेज से रिलेटेड कितने साल थे, साल कितने थे, पीरियड कितना था बेटा, 30 ईयर्स।